हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं क्लास 10th को अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री पढ़ाती हूँ। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 जो मेंसुरेशन है उसका प्रॉब्लम सेट 7 स्टार्ट करने वाले हैं। यस, आपने सही सुना कि ऑलरेडी हमारे प्रैक्टिस सेट तो सारे कंप्लीट हो ही चुके हैं और मैंने हैंड रिटन नोट्स भी सबका दे दिया है। आई होप आपने डाउनलोड कर लिया होगा। अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको दिए हैं, तो प्लीज उसको डाउनलोड कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आज हम लोग प्रॉब्लम सेट 7 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आई होप हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज एमसीक्यू है, उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, हमको सिर्फ टिक मार्क नहीं करना है, हमको उसको पूरा सॉल्व करके अच्छे से देखना है कि क्या आंसर है। देखो, एमसीक्यू का सोल्यूशन आपको दिखाना नहीं रहता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, मैं बहुत ही रफली करने वाली हूं, तो ऐसा मत समझना अरे मिस इतना रफली लिख रहे हो आप, तो वो टेंशन मत लो, क्योंकि एमसीक्यू में सिर्फ हमको लास्ट में आंसर ही दिखाना रहता है, तो उसका जो सोल्यूशन है वो रफ में करना रहता है, तो मैं भी रफ टाइप में करूंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, देखो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि ये एमसीक्यू है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे फर्स्ट वन देखो क्या बोला है। फर्स्ट वन बोला है द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल इज 2:7, फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस। यानी कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो दिया रहता है ना, जो गिवन होता है ना, वहां से शुरुआत करने का। तो यहाँ पे क्या बोला है, द रेशियो दिया है, रेशियो दिया है द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल इज 2:7। मतलब कि यहाँ पे है ना, क्या बोला है कि एक सर्कल है, उसके सर्कमफ्रेंस एंड एरिया का हमको रेशियो दिया है, तो ऊपर आएगा सर्कमफ्रेंस और नीचे आ जाएगा हमारा एरिया। तो सर्कमफ्रेंस टू एरिया का रेशियो दिया है एंड दैट इज गिवन 2:7। 2:7 मतलब 2/7। तो ये रेशियो हमको दिया है, हमको क्या करना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकालना है। तो अगर हमको सर्कमफ्रेंस निकालना है तो वी नो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, है ना, याद होगा सबको या पता भी होगा। तो 2πr इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे देखो, अगर जब तक हमको रेडियस नहीं मिलेगा, आर नहीं मिलेगा, तब तक हम सर्कमफ्रेंस नहीं फाइंड कर सकते। तो आर कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, ये जो गिवन चीज होता है ना, वहां से आर मिलेगा। और यहाँ पे देखो, जो हमारे ऑप्शन है वो पाई के फॉर्म में है, यानी कि हमको यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 या फिर 22/7 नहीं लिखना है, पाई को ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो पाई में ही आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस आर इन पाई। ओके, इतना क्लियर हो गया ना। हाँ, तो अब देखो, ये चीज गिवन है हमको, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, वी नो दैट यहाँ पे सर्कमफ्रेंस और एरिया का रेशियो तो दे दिया, लेकिन अब क्या करने का, तो अब कुछ नहीं करना है, अब हमको यहाँ पे सर्कमफ्रेंस और एरिया का फॉर्मूला पुट करना है। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज गिवन बाय 2πr अपॉन एरिया ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय πr²। एंड क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस और एरिया दोनों ही एक ही सर्कल के हैं, तो इनका रेडियस तो ऑब्वियसली सेम होगा, आर सेम होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 2/7। ओके, बस अब इसको सॉल्व करो, यहां से आपको आर मिल जाएगा, जब आर मिल जाएगा तो यहाँ पे पुट कर लेना एंड आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मिल जाएगा। कितना इजी है, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये पाई कैंसिल। अब ध्यान देना, ऊपर का एक आर और नीचे का एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 अपॉन, और नीचे जो एक आर रह गया था वो हम लिख देंगे, तो 2/r एंड दैट इज इक्वल टू 2/7। ओके, तो यहाँ पे भी क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना, अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं ना, तो ये टू वैसे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चों को समझेगा नहीं, अरे ये कैसे कैंसिल आउट हो गया। तो रुको, मैं अच्छे से समझाती हूँ। आप क्या करो, यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टाइप होता है ना, वो करो, जैसे कि 2×7 करो, तो 2×7 ही रहने दो, 14 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड दैट इज इक्वल टू r×2 क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखो हमको r की वैल्यू चाहिए ना, तो ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको हम यहाँ पे डिवाइड में भेज देंगे, तो यहाँ पे देखो इसको डिवाइड में भेज दिया, 2 को यहाँ पे डिवाइड में भेज दिया, इज इक्वल टू r। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 7 बचा, तो यानी कि देयरफॉर 7 इज इक्वल टू r। सो देयरफॉर r इज इक्वल टू 7, r 7 मिल गया। अब देखो, यहाँ पे जो मैंने शॉर्टकट बताया था ना, वो भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखो मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये 2 भी कैंसिल आउट हो ही जाता है वैसे भी, और यहाँ पे क्या बचता, यहाँ पे 1 बचता, यहाँ पे भी 1 बचता, तो यहाँ पे बचा 1/r इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा 1/7।
तो अभी बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर मिल जाएगा 1 इंटू 7 7 हो गया, दैट इज इक्वल टू r इंटू 1 r हो गया, सो देयरफॉर r इज इक्वल टू 7, है ना। ये ज्यादा शॉर्टकट है, लेकिन किसी किसी को नहीं भी समझता है तो मतलब दोनों वे बता दिया। तो r 7 मिल गया ना, तो अभी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है देखो पता ही है, अभी बार बार क्या बोलूं मैं, अभी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय 2 पाई r, तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई के जगह पे पाई रहने दो क्योंकि उसमें वैल्यू पुट करना ही नहीं है, एंड r हमको मिला है 7, तो 7, तो यहाँ पे 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा 14, दैट इज 14 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर वीटर कुछ लिखना नहीं है, 14 पाई इज द आंसर। कहाँ पे है देख लो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया। ऐसे धड़ाधड़ एमसीक्यू सॉल्व करने का, सजाते नहीं बैठना। अरे मैं तो सजा के बैठूंगा, एकदम अच्छे से लिखूंगा। अरे कौन देख रहा है, एमसीक्यू है ये, ठीक है। चलो सेकेंड वन करते, क्या दिया है, एक मिनट। हाँ, सेकेंड वन क्या बोला है, इफ मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 160 डिग्री एंड इट्स लेंथ इज 44 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया है अभी हमारा ये, मतलब ये क्वेश्चन है ना वो 7.3 का क्वेश्चन है। मैं बताती हूँ आपको, समझाती हूँ। पहले तो एक सर्कल बना दिया और मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक सेंट्रल एंगल बना दिया, ठीक है। इट इज सेंट्रल एंगल, सबको पता है सेंट्रल एंगल क्या होता है, जिस एंगल का वर्टेक्स कहाँ पे होता है, सर्कल के सेंटर पे होता है, तो वो सेंट्रल एंगल होता है। तो ये सेंट्रल एंगल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, इफ मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 160 डिग्री, मतलब एक सर्कल है, उसके एक आर्क का मेजर हमको दिया है, दैट इज 160 डिग्री, एंड उसी आर्क का लेंथ भी दिया है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अज्यूम कर लेते, देखो ये सेंट्रल एंगल हमने इसलिए ही बनाया, ये सेंट्रल एंगल हमने इसलिए बनाया ताकि ये जो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। एक हो जाएगा हमारा ये माइनर आर्क, और यहाँ से पूरा ये हो जाएगा हमारा मेजर आर्क। तो यहाँ पे ना ये माइनर आर्क की वैल्यू दी है हमको, यहाँ पे देखो ये ना, ये माइनर आर्क है, ये माइनर आके, और इधर से लगा के पूरा इधर तक हमारा मेजर आके, लेकिन वो नहीं देखना है हमको, छोड़ो उसको। तो यहाँ पे ना ये मान लो ये कोई आर्क है, इसको नाम दे देते हैं ए बी। मैं आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में बता रही हूँ, लेकिन आपको बहुत रफली करना है, धड़ाधड़। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो आर्क है ना, इसका मेजर हमको दिया है 160 डिग्री, तो मान लो कि ये 160 डिग्री इसका मेजर है, ठीक है। अगर ये आर्क का मेजर 160 डिग्री है, मतलब कॉमन सेंस है कि वी नो दैट कि ये जो माइनर आर्क होता है और ये जो सेंट्रल एंगल होता है, ये दोनों का मेजर इक्वल होता है। तो अगर माइनर आर्क का मेजर 160 डिग्री है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो सेंट्रल एंगल होगा वो भी 160 डिग्री होगा। मतलब यहाँ पे टीटा मतलब सेंट्रल एंगल, दैट इज गिवन 160 डिग्री। ओके, याद रखना ये। और ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, सर्कल चैप्टर में भी किया है कि माइनर आर्क और उसके रिस्पेक्ट में जो सेंट्रल एंगल होता है, ये दोनों का मेजर इक्वल होता है। फिर यहाँ पे एक और एक चीज दी है कि ये जो हमारा आर्क है ना, उसका लेंथ अलग होता है, मेजर अलग होता है। तो मेजर 160 डिग्री दिया है, लेंथ कितना दिया है, लेंथ दिया है 44 सेंटीमीटर। मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एल हमारे पास है, लेंथ ऑफ एन आर्क। याद करो, ये कॉन्सेप्ट हो चुका है ऑलरेडी। ये है हमारा लेंथ ऑफ एन आर्क, ये है हमारा लेंथ ऑफ एन आर्क। तो लेंथ ऑफ एन आर्क कितना दिया है, दैट इज 44 सेंटीमीटर। अब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मतलब ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल का पूरा जो सर्कमफ्रेंस है ना, वो फाइंड करो। तो देखो फिर से वो सोचो, क्या सोचो कि अच्छा सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है ना, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ध्यान से देखना, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू हमको पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी जो हमारे ऑप्शंस है वो पाई में नहीं है, तो पाई की वैल्यू चलो हम लोग पुट कर लेंगे। लेकिन आर क्या पुट करें बाबा, आर तो दिया ही नहीं है, तो आर हमको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। अब आर कैसे फाइंड करें, तो यहाँ पे देखो आपको शायद पता होगा, अगर लेंथ ऑफ एन आर्क दिया है तो वी नो दैट लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला यूज करो। लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क इज गिवन बाय थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 2 पाई आर। और मैं सबसे बढ़िया बात बताती हूँ, यहाँ पे आर मत फाइंड करना। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि यही तो हमारा सर्कमफ्रेंस होता है ना, यही तो हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें सिर्फ लेंथ ऑफ एन आर्क और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे।
और फिर इसकी वैल्यू, मतलब यही हमारा सर्कमफ्रेंस है। हम पूरा क्यों इसको सॉल्व करें, पूरा नहीं करेंगे भाई, इतना करेंगे, इसका जो आंसर आया ना यही तो हमारा सर्कमफ्रेंस है। तो हम क्या करते, देखो मैं तो मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मजा आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। तो लेंथ ऑफ एन आर्क देखो कितना दिया है, इसके नीचे हम लोग लिखेंगे 44 क्योंकि ये दिया है 44, तो यहाँ पे आ जाएगा 44 इज इक्वल टू थीटा मतलब सेंट्रल एंगल जो हमारे पास है 160 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ओके इनटू, अब यहाँ पे देखो 2 पाई आर को ऐसे ही रहने देना क्योंकि यही तो हमको फाइंड करना है ना बच्चा, यही तो हमारा 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस है ना, तो 2 पाई आर ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो अभी इसको इधर ही रखो और इनको सॉल्व करते जाओ ये सबको, तो ये जीरो कैंसिल, 4 के देखो 4 के टेबल में दोनों आता है, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16। ठीक है, अभी यहाँ पे देखना 44 तो इधर लिख देंगे। अब ये जो 4/9 है ना इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये 9 डिवाइड में है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 4 जो ऊपर है वो इसके साथ यहाँ पे नीचे आ जाएगा डिवाइड में, एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर ही हमारा सर्कमफ्रेंस है, याद रखना। तो मतलब जो भी अभी आंसर मिलने वाला है वो डायरेक्टली सर्कमफ्रेंस का ही आंसर है। तो यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 11 जा 44 एंड 9 इंटू 11 होता है 99, तो 99 इज इक्वल टू 2 पाई आर। मतलब यहाँ पे देख लो सर्कमफ्रेंस मिल गया 99 सेंटीमीटर। देख लो ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको, यस जरूर दिखेगा, तो यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया, वेरी इजी। मैंने देखो स्टार्टिंग में बोला था कि चलो हम लोग आर फाइंड करेंगे फिर आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर मिल जाएगा, लेकिन ये तो बहुत लॉन्ग कट हो जाता। मुझे फिर आइडिया आया ना, मतलब मैंने भी देखा ना, अरे बाबा सर्कमफ्रेंस तो इधर बैठा हुआ है, तो हमने तो फटाक से निकाल दिया। चलो अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड वन करेंगे। थर्ड वन क्या दिया देखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इफ इट्स मेजर इज 90 डिग्री एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि यहाँ पे देखो एक सेक्टर बनाना पड़ेगा। सेक्टर कैसे बनता है, सेक्टर सेंट्रल एंगल की वजह से बनता है। तो यहाँ पे देखो अगेन हम क्या करेंगे, एक सेंट्रल एंगल बना देंगे। तो यहाँ पे एक सेंट्रल एंगल बना देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेजर हमको 90 डिग्री दिया है ना, तो मतलब सेंट्रल एंगल जो होगा ना वो राइट एंगल होगा। तो थोड़ा बहुत तो लॉजिकल फिगर बना ही सकते हैं ना, लेकिन मान लो कि आप कैसा भी फिगर बनाओ, एक सेक्टर बनाना है बना दो, लेकिन थोड़ा लॉजिकल भी बना सकते हैं ना, कभी कभी तो हमारे पास भी दिमाग है यार। हाँ वैसे तो ये राइट एंगल ठीक है अभी चलेगा, तो ये O मान लेते हैं इसको A और इसको दे देते B। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि एक सेक्टर है, यहाँ पे देखो इसको सेक्टर बोला जाता है। ठीक है, पता होगा ना आपको सेक्टर क्या होता है। ये देखो ये ना ये सेक्टर है, दिस इज अवर माइनर सेक्टर एंड ये हमारा माइनर सेक्टर है, और ये पूरा जो पूरा पोर्शन है ना, मतलब ये वाला ये हमारा मेजर सेक्टर है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इफ इट्स मेजर इज 90 डिग्री। इफ इट्स मेजर इज 90 डिग्री मतलब कौन सा मेजर, क्या दिया ये, तो एक्चुअली में ये हमको दिया है यहाँ पे ये हमको थीटा दिया है, मतलब ये सेंट्रल एंगल दिया है। तो सेंट्रल एंगल हमारा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री का सिंबल तो ऐसा होता है ना, हाँ तो मैं यहाँ पे ऐसे बना देती हूँ। तो ये हमारे पास 90 डिग्री है एंड रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। मतलब ये जो सेक्टर है ना इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, मतलब ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया, बिकॉज यहाँ पे देखोगे तो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, एंड वी नो दैट रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल। तो ये सब हमारे रेडियस है। अभी हमको बोला क्या है, हमको बोला है कि भाई पेरीमीटर निकालो इस सेक्टर का। तो पेरीमीटर मतलब तुम लोग को पता होगा, पेरीमीटर मतलब कि उसकी जो बाउंड्री है ना, वो जो हमारा यहाँ पे ये जो सेक्टर है ना, इसकी बाउंड्री का टोटल लेंथ, यानी कि आपको देखो याद होगा सम ऑफ ऑल साइड आप बोलते हो, पेरीमीटर मतलब कि सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सारे साइड को ऐड कर दो पेरीमीटर मिल जाएगा। बट यहाँ पे भी सेम वैसा ही करना है, मतलब ये जो हमारा सेक्टर है ना, ध्यान से सुनना, ये जो हमारा पूरा सेक्टर है ना, इसके सारे बाउंड्रीज को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर हमको पेरीमीटर निकालना है ना, ध्यान से सुनना, अगर हमको निकालना है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर को कैसे लिखते पता है ना, O-AB, क्योंकि ये जो हमारा सेक्टर है वो बाउंडेड है कौन से आर्क से, आर्क AB से बाउंडेड है। तो O मीन्स दैट इज द सेंटर और डैश AB मतलब आर्क। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर O-AB। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये रेडियस, ये हमारे दोनों रेडियस को हम प्लस करेंगे, ये दोनों रेडियस को प्लस करेंगे, और हमको यहाँ पे क्या चाहिए जो हमारे पास नहीं है, वो है हमारा ये क्या, कि ये जो हमारा आर्क है ना, इसका लेंथ नहीं है, हमको मेजर नहीं चाहिए, हमको लेंथ चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास हमको क्या चाहिए, प्लस क्या चाहिए हमको, लेंथ ऑफ एन आर्क
लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी चाहिए, क्योंकि देखो ये दो रेडियस को ऐड करेंगे, मतलब कि यहाँ पे देखो पेरीमीटर मतलब क्या कि सारे जो हमारे ये जो सेक्टर है ना इसके सारे बाउंड्रीज को ऐड कर दो। तो यानी कि देखो ये रेडियस 1, ये रेडियस 2, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये 7 सेंटीमीटर है प्लस 7 सेंटीमीटर है। बस हमारे पास क्या नहीं है वो है कि ये जो हमारा आर्क है ना इसका लेंथ नहीं है, लेंथ चाहिए। तो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो ये तो आपको पता ही है, मतलब यहाँ पे अभी हमको क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे और आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। तो लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला आपको पता ही है, दैट इज थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। तो एल इज इक्वल टू थीटा मतलब सेंट्रल एंगल जो यहाँ पे दिया भी है दैट इज 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2। और पाई की वैल्यू क्या लेंगे बच्चा, पाई की वैल्यू देखो मैंने बोला है ना कि जब भी आपको रेडियस जो है वो 7 के मल्टीपल में दिया है, मतलब देखो यहाँ पे रेडियस 7 है, मतलब 7 के टेबल में आता है ना, तो यानी कि हम लोग पाई को 22/7 रखेंगे और इंटू आर, आर मतलब 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको लेंथ ऑफ एन आर्क मिल जाएगा, ये जीरो कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा 36, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 7 कैंसिल, फिर यहाँ पे देखो ये और सॉल्व होगा, ये देखो 2 4 जा 8, क्या बोल रही हूँ मैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 2 1 जा 2, उसके बाद यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। ठीक है, तो अब देखो नीचे तो 1 आ गया, अब ऊपर क्या बचा, ऊपर देखो यहाँ पे 11 है, तो यानी कि ऊपर 11 बचा, तो 11 सेंटीमीटर क्या है, ये जो हमारा आर्क है इसका लेंथ है, ये जो आर्क ए बी है ना इसका लेंथ हमको 11 सेंटीमीटर मिला। ठीक है, अच्छा ये कैलकुलेशन समझा कि नहीं समझा, मैं तो धड़ाधड़ करते जा रही थी, रुको एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं समझा होगा कुछ बच्चों को, अगर समझ में आ गया तो वेरी गुड यार, लेकिन मैं ना एकदम सोच में पड़ गई कि बच्चों को नहीं समझा होगा। तो यहाँ पे देख लो 2 इंटू यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू आर, आर मतलब 7 है हमारा। ठीक है, तो देखो पहले ये 7 कैंसिल कर दिया, अब ये 0 कैंसिल कर दिया, 9 1 जा होता है, 9 4 जा 36 होता है। अब देखो यहाँ पे 4 है, नीचे 4 है और यहाँ पे ये दोनों है, तो 2 के टेबल में करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। ठीक है, तो इसलिए 11 आया, तो मिल गया। अभी देखो हमको लेंथ ऑफ एन आर्क मिल गया है, एल मिल गया। अभी यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो, पेरीमीटर अगर निकालना है इस सेक्टर का तो हम क्या करेंगे 7 + 7 + 11, तो 7 + 7 होता है 14 और प्लस लेंथ ऑफ एन आर्क है 11, दैट इज यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर भाई दिख रहा ही होगा, जरूर दिखेगा क्योंकि हम एकदम राइट चल रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ लो कि नहीं समझ लो। ओके, चलो अभी हम लोग करते हैं 4th वन। तो यहाँ पे देखो चलो अभी 4th वन करते हैं। 4th वन देखो, अभी ये जो हमारे क्या बोलते हैं सॉलिड फिगर्स जो होते हैं ना, 3 डायमेंशनल फिगर्स, उनके क्वेश्चंस आएंगे अभी। तो क्या दिया देखो, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे कोन है, तो पहले तो देखो कोन बना दिया मैंने, हमको यहाँ पे उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो चलो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है ना, तो पहले क्या करो, कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है ना उसको रिकॉल करो, क्योंकि फिर हमको पता चलेगा कि भाई चाहिए क्या, हमको कौन कौन से वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज गिवन बाय पाई आर एल। ओके, पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे देखो रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग पाई की वैल्यू क्या लेंगे 22/7 लेंगे। मैंने आपको 10 बार बताया है कि अगर रेडियस जो है वो 7 के मल्टीपल में होता है, जैसे कि 7 के टेबल में अगर कोई नंबर आता है और वो रेडियस दिया है, जैसे कि रेडियस अगर 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, 35 है, तो आप पाई यही लो, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, और आर क्या है, यहाँ पे हमको आर की जरूरत है, आर की जरूरत है और एल की जरूरत है। आर मतलब रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन और एल मतलब स्लैंट हाइट। ठीक है, तो ये दोनों देखते हैं कि हमको क्वेश्चन में दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। चलो बढ़िया बात है, रेडियस हमको 7 सेंटीमीटर दिया है, मतलब कि यहाँ पे देखो ये हमारा कोन है ना, तो ये हमारा जो कोन है ना उसका बेस है ना सर्कल फॉर्म में होता है, तो ये सर्कुलर बेस है, तो ये सर्कुलर बेस है, तो मान लो ये हमारा सेंटर है, तो यहाँ पे ये रेडियस हमको दिया है, ये जो रेडियस होता है ना रेडियस ऑफ द कोन, ये रेडियस ऑफ द कोन हमको आर दिया है, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, हाइट ऑफ द कोन दिया है 24 सेंटीमीटर।
अब देखो ये कौन सी हाइट है, ये स्लैंट हाइट है कि परपेंडिकुलर हाइट है? देखो परपेंडिकुलर हाइट मतलब ये जो है ना, ये दिस इज परपेंडिकुलर हाइट, दिस इज परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन। और ये जो होता है ना, ये यहां से लगा के यहां तक, ये हमारा स्लैंट हाइट होता है। तो यहाँ पे कौन सी हाइट दी है? तो मैंने देखो 10 बार बताया है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ हाइट लिखा है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हाइट दिया है हमको। कौन सा हाइट दिया है? ये परपेंडिकुलर हाइट दिया है, मतलब ये h हमको दिया है, ये l नहीं है। क्योंकि अगर स्लैंट हाइट उन लोग देते ना, तो स्लैंट हाइट ऐसे लिख के आता है कि इट इज स्लैंट हाइट, ऐसे ऐसे SLANT स्लैंट करके ये होगा ना, तभी समझना कि हाँ स्लैंट हाइट है। अगर स्लैंट वर्ड नहीं दिख रहा है, सिर्फ हाइट वर्ड दिख रहा है, तो मतलब ये परपेंडिकुलर हाइट है। मतलब यहाँ पे h हमको दिया है, ये वाली हाइट हमको दी है, तो h हमारा कितना है? 24 सेंटीमीटर है। ओके, तो लेकिन यहाँ पे हमको कर्व सरफेस एरिया में तो L लगता है, L मतलब कि स्लैंट हाइट लगेगा। तो स्लैंट हाइट कैसे फाइंड करें? तो आपको पता है, हाँ, ये जो हमारा परपेंडिकुलर हाइट है और ये जो रेडियस है और ये जो स्लैंट हाइट है हमारा कोन का, इनका रिलेशन होता है। इनका रिलेशन आपको पता ही होता है कि L इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, पता ही है ना? हाँ, तो इस फॉर्मूला से हम लोग L फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पे फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को पुट करेंगे और हमको कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन मिल जाएगा। तो L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर बच्चा कितना है? r किधर है भाई? r है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर कितना है? h स्क्वायर है हमारा 24 का स्क्वायर, ठीक है? मतलब h 24 है बट स्क्वायर करना है, तो 24 स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर, आई थिंक अब तक आपको याद हो गया होगा, 576। एंड L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, चलो ऐड करते हैं, तो 576 प्लस 49 करना है, तो यहाँ पे 5 आ गया, ये 1, यानी कि 9 प्लस 6 15 होगा, फिर 7 8 9 10 11 12 आ गया, और यहाँ पे 6, तो 625। तो यानी कि यहाँ पे L कितना हो गया? L हो गया 25 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 625 जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है। बहुत बच्चों को अभी तो पता भी है ना? और यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है यार, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो आपने किया ही है ना। अगर मान लो यहाँ पे देखो ये पाइथागोरस थ्योरम जैसा कुछ है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग के ये फॉर्मूला आया था। तो मान लो कि अगर ट्राइंगल के दो साइड है 24 एंड 7, तो तीसरा साइड क्या होगा? तीसरा साइड मतलब L क्या होगा? L 25 ही होगा। क्यों? बिकॉज आपको याद होगा कि ये 24 25 7 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। हाँ, नहीं पता क्या? अरे कोई बात नहीं, चलो वैसे ये करने की जरूरत नहीं थी अगर आपको पता होता कि इसका आंसर 25 आने वाला है तो, क्योंकि MCQ है, टाइम पास नहीं करना है। ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा अगर आपको आइडिया है। और मान लो अभी आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर मान लो कि अगर एक साइड 24 है दूसरी साइड 7 है, तो मतलब तीसरी साइड जो है वो 25 ही होगी, ऐसा, ठीक है? तो ये नहीं भी करते तो भी चलता, लेकिन हमको नहीं पता था तो हमने कर लिया, इसमें क्या होता है। चलो अभी हमको सब कुछ मिल गया, तो अभी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन में फॉर्मूला पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज गिवन बाय पाई r l। तो पाई की वैल्यू आपको पता ही है कि 22/7 रखनी है, r हमारा 7 है, इंटू l देखो अभी अभी मिला है 25, ये कैंसिल हो गया, और अभी 22 इंटू 25 करो, बस आपको आंसर मिल जाएगा। वेरी इजी है ना? 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11 0, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 5। अच्छा पीछे से ऐड करती हूँ, 0 1 प्लस 4 हो गया 5, 1 प्लस 4 अगेन क्या हो जाएगा हमारा 5, यानी कि 550 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर। चलो देख लो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा। 550 स्क्वायर सेंटीमीटर ये रहा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया देखो, एक मिनट, हाँ चलो यहाँ पे देखो फिफ्थ वन क्या दिया है। फिफ्थ वन दिया है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। मतलब कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला, एक तो सिलेंडर है, तो पहले सिलेंडर आप अपने नजरों के सामने बना दो। तो ये हमारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिया है। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर कर्व सरफेस एरिया दिया है तो हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एक्चुअली में दिया है इस बार, एंड वो कितना दिया है 440 स्क्वायर सेंटीमीटर, और रेडियस भी दिया। अरे बहुत बढ़िया बात, यानी कि आर भी दिया है, तो आर यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा यहाँ पे 5। ओके
और पाई की जगह पे क्या पुट करेंगे तो बच्चा देखो यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो है वो पाई के फॉर्म में है। अगर ऑप्शन पाई के फॉर्म में है तो मतलब पाई की वैल्यू कुछ भी पुट नहीं करना है, पाई को ऐसे ही रहने देना है। और यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है, तो एच चलो फाइंड करते हैं। यानी कि डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख के उसमें सारे वैल्यूज को पुट करना है, बस और कुछ नहीं करना है, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस दिया है 440, तो इसके नीचे देखो 440 लिखा, इक्वल टू 2 इंटू पाई, और आर कितना दिया, देखो आर दिया है 5, तो इंटू 5 और इंटू एच, तो एच फाइंड करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, एच को इधर ही रखेंगे ना, बाकी सबको क्या करेंगे, बाकी सबको उधर शिफ्ट करते हैं, है ना, सिंपल सा लॉजिक है यार। तो ये 440 है ही, तो ये देखो ये सारे जो हमारे मल्टीप्लीकेशन में ना ये इधर आएंगे ना, तो सारे ये डिवाइड में बन जाएगी, मतलब 2 इंटू पाई इंटू 5। पहले तो ये 2 फाइजा कर लो, 2 फाइजा क्या होगा 10, तो मतलब यहाँ पे आ गया ये 10 पाई इंटू एच आ गया। ओके, एक मिनट रुको, मैं तुमको समझाती हूँ अच्छे से। पहले तो है ना, रुको, इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये 440 है इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले सॉल्व कर लो, 2 फाइजा क्या होता है 10, तो 10 पाई और इंटू एच, तो ये एच को इधर ही रखो, और ये जो 10 पाई है ना इसको यहाँ पे डिवाइड में लाते हैं। तो देखो 10 पाई यहाँ पे डिवाइड में आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एच। तो यहाँ पे देखो ये जीरो कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 44 अपॉन नीचे क्या बचा 1 पाई, 1 पाई मतलब 1 इंटू पाई, पाई होगा, तो 44 पाई इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो देखो ऐसा ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है क्या, ऑब्वियसली आएगा ऑप्शन नंबर ए, 44 अपॉन पाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो समझ में आ गया, इजी था, बट है ना कुछ बच्चे है ना गलती से क्या कर सकते हैं पता है, ये 44 देखेंगे, ये 44 और है ना इस पाई को है ना ऊपर लिख देंगे, यानी कि 44 पाई आंसर को मार्क करके आ सकते हैं। तो ऐसा छोटा छोटा मिस्टेक मत करना है यार, बहुत ही इजी था ये। ओके चलो अभी हम करते हैं 6th वन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत अच्छा है, बट इधर है ना टेंशन मत लेना, बहुत इजी है। क्या दिया देखो, अ कोन वाज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ सिलेंडर ऑफ द सेम रेडियस एज दैट ऑफ द बेस ऑफ द कोन, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि एक कोन है, उसको क्या किया, मेल्ट कर दिया और फिर उसको सिलेंडर में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, मतलब उसको मतलब कि मेल्ट करके उसको सिलेंडर बना दिया, तो ये हमको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, अ कोन वॉज मेल्टेड, ध्यान से पढ़ लो, अ कोन वॉज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू द सिलेंडर ऑफ द सेम रेडियस। इसका मतलब कि ये जो हमारा कोन है और ये जो हमारा सिलेंडर है, इनका जो रेडियस है वो सेम है। ओके, तो मतलब इतना तो श्योर हो गए हम कि भाई ये जो हमारा कोन है और ये जो हमारा सिलेंडर है, इनका जो रेडियस है वो तो चलो सेम है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे रेडियस जो है वो दोनों का सेम है, तो रेडियस सेम है। चलो इतना क्लियर हो गया, तो मान लेते हैं कि इसका रेडियस हम आर ले रहे हैं, तो इसका भी हम आर ही लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो हमारी सिलेंडर की हाइट है वो कितनी है, वो हमको दी है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा सिलेंडर है इसकी हाइट है ना, हम लोग h1 ले लेंगे, h1 लेते हैं, और तो यहाँ पे हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर। हमको क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, मतलब ये जो कोन की जो हाइट है ना, हाइट मतलब कौन सी हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। हाँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, आप भी स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर सिर्फ हाइट बोलते हैं तो मतलब परपेंडिकुलर हाइट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमको कोन की हाइट फाइंड करनी है, तो यहाँ पे h क्या होगा, हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया कि ये जो हमारा कोन है और ये जो सिलेंडर है, इनके रेडियस तो सेम है, तो इसका रेडियस आर है तो इसका रेडियस भी आर होगा, लेकिन इनकी हाइट अलग अलग है। मतलब कि अगर कोन को सिलेंडर में बनाया गया है तो जरूरी थोड़ी ना कि उनकी हाइट सेम ही होगी, तो ऐसा मत लिख देना, अच्छा हमारे सिलेंडर की हाइट तो 5 सेंटीमीटर है तो हमारे कोन की हाइट भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और तुम लोग 5 सेंटीमीटर मार्क करके आ जाओगे। नहीं, वैसा उधर कुछ बोला नहीं है भाई, रेडियस सेम बोला है, तो रेडियस तो सेम ले रही है, हाइट कुछ भी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो हमने कोन की जो हाइट है वो h ली है, जो हमको फाइंड भी करनी है, और सिलेंडर की जो हाइट है उसको हमने h1 लिया है, और जो हमको दिया है 5 सेंटीमीटर। तो अच्छा मुझे बताओ कि हम ये जो कोन है इसकी हाइट कैसे फाइंड करेंगे, वही तो क्वेश्चन है। तो देखो जब भी है ना ऐसा मेल्ट वाला क्वेश्चन आता है ना, कि एक कोई फिगर था उसको दूसरे फिगर में मेल्ट करके बना दिया, मतलब मेल्ट करके बनाया, तो वहां पे ना वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करने का, मतलब यहाँ पे इन दोनों का क्या सेम होगा, इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो यानी कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है ना
वॉल्यूम ऑफ कोन जो है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये याद रखना कि जब भी एक फिगर है उसको मेल्ट करके दूसरा फिगर बनाया गया है तो इसका मतलब उनके वॉल्यूम सेम हो गए, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करके कोन की जो हाइट है वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन इज गिवन बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहां पे हमने सिलेंडर की हाइट क्योंकि h1 ली है तो हम थोड़ा h1 लिख देंगे। बस अभी सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये पाई कैंसल, क्योंकि इनके रेडाई भी सेम थे तो ये आर स्क्वायर भी कैंसल। तो यहाँ पे बचा 1/3 इंटू क्या बचा, यहाँ पे h बचा एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे h1 बचा, लेकिन h1 हमको दिया है 5 तो यानी कि यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगी। बस अभी इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि h फाइंड करना है। तो ये जो डिवाइड में 3 है वो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5 इंटू 3 करेंगे तो 5 इंटू 3, तो दैट इज हाइट ऑफ द कोन इज गिवन बाय 5 इंटू 3, 5 3 होता है 15, दैट इज 15 सेंटीमीटर एंड दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल। तो h आ गया हमको 15 सेंटीमीटर। किधर है बच्चा ऑप्शन, ये रहा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ लो। चलो करते हैं सेवेंथ वन देखो क्या दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 0.01 सेंटीमीटर। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। बस यहाँ पे ना गपला करोगे तुम लोग, लेकिन टेंशन मत लेना। देखो ये क्यूब है, क्यूब पता ही होगा क्यूब क्या होता है ना। क्यूब वो होता है जिसके सारे डायमेंशन सेम होते हैं, मतलब उसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होता है, तो ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पता ही है कि वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बोला है तो हम वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला रिकॉल करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय एल क्यूब एंड एल क्या होता है, एल इज नथिंग बट द साइड ऑफ द क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बहुत अच्छा है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज एल क्यूब, लेकिन एल क्या है, एल साइड है और साइड दिया है हमको दैट इज 0.01। तो इसका क्या करना है, हमको क्यूब करना है। तो इसका अगर हमको क्यूब करना है तो क्यूब करना है मतलब क्या कि 0.01 को मल्टीप्लाई करना है 3 बार, 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, क्या इसको मल्टीप्लाई करते बैठोगे, नहीं बाबा इतना टाइम नहीं है हमारे पास। मैं आपको एक बताती हूँ, देखो बहुत इजी है। पहली बात देखो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही होने वाला है, तो मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, पीछे तो 1 आएगा, ये तो गारंटी है। लेकिन अभी समझना, रुको समझो। पहले आपको क्या करना है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 पॉइंट लिख देना है, 0 पॉइंट लिखना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद है ना, पॉइंट के बाद कितने हमारे डिजिट हो गए, तो टोटल 6 डिजिट हो गए। कैसे पता चला, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मतलब फाइनल उत्तर में, फाइनल आंसर में पीछे 6 नंबर हो गए, यानी कि 6 डिजिट हो गए, उसके पहले पॉइंट होगा, तो यानी कि यहाँ पे 6 डिजिट आएगा। तो लिख दो 1 2 3 4 5 और 6 में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अच्छा बाबा 0 मत लिख देना इधर भी, मतलब 6 0 मत लगा देना। देखो 5 0 लगेंगे और लास्ट में लगेगा 1, तो टोटल हो गए ना 6, तो यानी कि ये हमारा आंसर है। क्या आंसर है, 0.1 2 3 4 5, 5 0 लगाना है और लास्ट में 1 लगाना है। क्यों, क्योंकि 1 तो मैंने बताया था 1 इंटू 1 1 ही होगा वैसे भी। और टोटल हमारा पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट होने चाहिए, 6 होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि दिस इज द आंसर। तो दैट इज सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। देख लो अभी यहाँ पे आंसर देख लो, किधर फिट बैठेगा, ये वाला देखो, ये फिट बैठेगा है ना। ये देखो 2 0, यहाँ पे 2 0 और फिर लास्ट में 0 1, यानी कि टोटल 6 है कि नहीं यहाँ पे, हाँ, तो ये आंसर है हमारा। ठीक है, ये थोड़ा ऐसा सोचने का, लॉजिकली सोचने का, करते नहीं बैठना उसको। चलो आ जाते हैं अभी 8th वन करते हैं। 8th वन हमारा लास्ट वन है क्या, हाँ लास्ट वन है। 8th वन देखो क्या दिया है, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। यानी कि यहाँ पे क्या दिया, देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्या बोला है कि फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब। अगेन ये क्यूब है, वी नो दैट क्यूब वो होता है जिसके सारे डायमेंशन इक्वल होते हैं, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होता है। तो यानी कि यहाँ पे एल हमको दिया, एल हमको फाइंड करना है। फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब मतलब एल फाइंड करना है एंड हमको इसका वॉल्यूम दिया है। तो वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दिया है हमको 1 मीटर क्यूब में दिया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे और साइड निकालेंगे। इधर देखो ये उल्टा था, यहाँ पे साइड दिया था, वॉल्यूम निकालना था, अब इधर उल्टा है,
इधर वॉल्यूम दिया है, साइड निकालना है। तो चलो निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय एल क्यूब, है ना। तो वॉल्यूम दिया है हमको 1, तो 1 लिखेंगे, वॉल्यूम के नीचे 1 लिखेंगे क्योंकि 1 ही है, मीटर क्यूब मत लिखो, जाने दो। एंड दैट इज इक्वल टू एल क्यूब हो गया। अभी एल कैसे निकाले यार हम लोग, तो एल कैसे निकालेंगे, देखो अगर ये क्यूब को हटाना है तो हम क्या करते हैं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। देखो ये स्क्वायर रूट होता है, अगर स्क्वायर को हटाना रहता है ना तो हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं। अच्छा रुको एक मिनट ना, देखो अगर हमको स्क्वायर को हटाना रहता है तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं, अगर हमको अभी क्यूब को हटाना है ना तो हम क्यूब रूट लेंगे। ओके, तो स्क्वायर रूट कैसे कैंसिल हो जाता है, वैसे क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। क्यूब रूट देखो ऐसे लिखते हैं, ये स्क्वायर रूट के ये अंदर टिंकू सा छोटा सा 3 लिखने का, बाहर नहीं लिखने का 3, अंदर लिखने का। तो हम क्या बोलेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ओके, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे देखो, वैसे देखो 1 का क्यूब रूट 1 ही होगा, ये बहुत इजी है, 1 का क्यूब रूट 1 ही होगा। एंड दैट इज इक्वल टू ये क्यूब रूट और ये क्यूब कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एल आ गया 1। एल मतलब साइड ऑफ द क्यूब आ गया हमको 1। लेकिन रुक जाओ, यहाँ पे ऑप्शन में आपको 1 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे ये आंसर राइट है क्या, नहीं बच्चा, क्योंकि यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे हमको वॉल्यूम जो दिया था वो मीटर क्यूब में दिया था, यहाँ पे जो हमारा यूनिट है वो मीटर क्यूब है। तो मतलब कि यहाँ पे हमको आंसर जो मिला है, ये जो हमको साइड ऑफ द क्यूब जो मिला है वो मीटर में मिला है। तो 1 मीटर इज द आंसर, 1 मीटर इज द आंसर। वी हैव टू कन्वर्ट दिस मीटर इनटू सेंटीमीटर, क्योंकि बिकॉज ऑल द ऑप्शंस आर गिवन इन सेंटीमीटर। तो प्लीज 1 को मार्क करके मत आ जाना, तो यहाँ पे हमको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर लेंथ ऑफ द क्यूब जो है वो 1 मीटर मिला है, एंड वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए हमारा 100 सेंटीमीटर इज द आंसर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि ऑल द आंसर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर एवरीवन, क्लियर, यस, वेरी गुड। चलो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो अभी हम लोग करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है। यहाँ पे क्या होगा ना, सब कुछ आपको दिया रहेगा, बस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। क्या दिया देखो यहाँ पे, अ वॉशिंग टब इन अ शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन हैज हाइट 21 सेंटीमीटर। The radii of the circular top and bottom are 20 centimeter and 15 centimeter respectively. What is the capacity of the tub? यानी कि यहाँ पे देखो क्या बोला है कि एक वॉशिंग टब है और उसका जो शेप है ना वो कौन से फॉर्म में है, उसका जो शेप है वो फ्रस्टम ऑफ अ कोन के फॉर्म में है। यानी कि देखो आपको पता ही है कि फ्रस्टम ऑफ अ कोन मतलब ये होता है, दिस इज अवर फ्रस्टम, दिस इज अवर फ्रस्टम। तो यहाँ पे ये टब है जो फ्रस्टम के शेप में है। यहाँ पे बोला है कि द हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन इज 21 सेंटीमीटर। देखो फ्रस्टम को भी परपेंडिकुलर हाइट होती है और स्लेंट हाइट होती है, तो यहाँ पे कौन सी हाइट की बात हो रही है, यहाँ पे एच यानी कि परपेंडिकुलर हाइट की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे देखो ये हमारे ना, ये दोनों जो सर्कल है ना वो क्या है, दिस आर द सर्क्यूलर टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन। मतलब कि यहाँ पे ये हमारा सर्कल का सेंटर, यहाँ पे ये हमारा सर्कल का सेंटर, और जब हम ये दोनों सर्कल के सेंटर को कनेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे ये हमको परपेंडिकुलर हाइट मिलेगी जो h होती है, और वही हमको दिया है 21 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे क्या बोला है, द रेडाई ऑफ द सर्क्यूलर टॉप एंड बॉटम आर 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब कि यहाँ पे क्या बोला है कि ये देखो ये हमारा सर्क्यूलर टॉप है, ये हमारा सर्क्यूलर बॉटम है, तो इनके रेडियस दिए, तो मतलब ये हमारा मान लो दिस इज द R1। हमेशा याद रखना R1 को बड़ा रखना, R2 को छोटा रखना। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये हमको दिया है दिस इज R1, तो R1 ये जो सर्क्यूलर टॉप है उसका जो रेडियस दिया है वो दिया है 20 सेंटीमीटर, और जो सर्क्यूलर बॉटम है, ये जो सर्कल जो हमारा बॉटम में जो सर्कल है उसका रेडियस हमको दिया है 15 सेंटीमीटर, मतलब R2 हमको दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टब, यानी कि ये जो हमारी टब है इसकी कैपेसिटी क्या होगी। जब भी कैपेसिटी अगर बोला है ना बच्चा, कैपेसिटी मतलब इसका वॉल्यूम फाइंड करो, इसका वॉल्यूम फाइंड करो, तो हमको क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। और अगर आपको कैपेसिटी वर्ड दिख रहा है, देखो वॉल्यूम हम निकालेंगे लेकिन वॉल्यूम का जो आंसर आएगा ना यहाँ पे वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और जब भी आपको कैपेसिटी पूछते हैं ना तो आपको उसको लीटर में बताना चाहिए कि हाँ बाबा इस टब,
ये जो हमारा टब है इसका कैपेसिटी जो है वो 10 लीटर है, 5 लीटर है, 7 लीटर है, 100 लीटर है, ऐसा। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन जो वॉल्यूम अगर फॉर्मूला यूज करें तो उसका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ये सबको पता है। लेकिन हमको बस उस लास्ट आंसर को क्या करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो याद रखना, जब भी आपको कैपेसिटी पूछते हैं तो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ओनली, बट योर फाइनल आंसर शुड बी इन लीटर, तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके। और हम लोग सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो लास्ट में देखेंगे। बट यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास h है, देयरफॉर देखो यहाँ पे लिख दिया है द रेडाई ऑफ द सर्कुलर टॉप एंड बॉटम आर 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि R1 हमारे पास है, एक मिनट, यहाँ पे R1 हमको दिया है कितना 20 सेंटीमीटर, R2 हमको दिया है कितना 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमको H परपेंडिकुलर हाइट जो है वो है 21 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देख लो वॉल्यूम, यानी कि ये वॉल्यूम का ही फॉर्मूला मैंने लिखा है, अगर आपको विश्वास नहीं होता है अपने बुक में देख लो। वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन इज गिवन बाय 1/3 पाई h ब्रैकेट के अंदर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। सारे वैल्यूज हमारे पास है। पाई को क्या लेना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, h हमारे पास है, R1 है, R2 है, सारे वैल्यूज को अच्छे से पुट करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या दी है 22/7 इंटू h कितना है, h है 21, ब्रैकेट ओपन, R1 स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, ओके, प्लस R1 इंटू R2 मतलब कि 20 इंटू 15, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो मैं एक बात बताती हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो 7 3 देखो मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, 7 3 21 होगा, तो ये नीचे वाला 21 और ये वाला 21 कैंसिल होने वाला है, ठीक है। चलो वो तो आइडिया मुझे लग गया, तो लेकिन मैं इसको लिखूँ कैसे, ये देखो ऐसे लिखती हूँ, 1 इंटू 22 कैसे लिखूँ, 22 अपॉन 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा 21, और इंटू क्या है आगे 21, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। 20 का स्क्वायर होगा 400, सबको पता है, प्लस 15 का स्क्वायर आपको पता है, अभी पता होना चाहिए क्योंकि ये अभी तो एंड आ गया है यार, अभी तो बोर्ड एग्जाम भी आ जाएगी। अगर स्क्वायर याद नहीं है करते बैठोगे ना टाइम पास हो जाएगा, स्क्वायर याद कर लो, हाँ। फिर प्लस अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई मुझे नहीं आता, मतलब मल्टीप्लाई आता है बट आंसर नहीं पता, तो ये 0 हो गया, 5 2 हो जाएगा 10, 0 1 0 0, 1 2 2, यानी कि यहाँ पे आ गया 300, तो यानी कि ये 300 आ गया, ठीक है। अभी देखो ये पता था ना, हाँ, ये 21 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 22 ब्रैकेट ओपन, इन सबको ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो 400 और 300 हो जाएगा 700, तो ये 700 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या होगा 225, यानी कि 925 आ गया, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 925। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 22 और 925 को, तो चलो करते हैं। तो 925 इंटू 22 करना है, तो 2 5 10, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 9 हो जाएगा 18, ओके, 0 2 5 10, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 9 18, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया 0 5, 8 प्लस 5 आई थिंक 13 होता है, एक बार देख लीजिए, 9 10 11 12 13, हाँ 8 9 10, यहाँ पे 10 होगा और ये 2, यानी कि आंसर आ गया हमारा 20,350 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि यहाँ पे देखो ये हमको मिल गया, क्या मिल गया, आंसर मिल गया है कि ये जो हमारा क्या बोलते हैं टब है, इसका वॉल्यूम हमको मिल गया है। बट मैंने क्या बोला, यहाँ पे कैपेसिटी पूछा है ना, तो कैपेसिटी कभी भी हम लीटर में बोलते हैं। भाई देखो तुम लोग भी बोलो ना, तुम लोग कभी अगर मान लो कि कुछ दूध लेने गए हो तो क्या बोलते हो, अरे 1 लीटर दूध देना, 1 लीटर ये देना, 1 लीटर वो देना, है ना। तो यहाँ पे भी हमको इस टब की कैपेसिटी बतानी है, तो हमको इस आंसर को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, देखो आपको शायद पता होगा कि क्या पता होगा, हाँ ऐसा होता है, देखो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको याद कर लो, इसको यानी कि ये कन्वर्शन है, यहाँ हमारा लीटर टू सेंटीमीटर क्यूब का कन्वर्शन, ओके। तो ये याद कर लो, कन्वर्जन की स्पेलिंग रॉन्ग है, जाने दो बाबा, हाँ। तो अभी हमको क्या कन्वर्ट करना है बच्चा, हमको तो सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करना है ना, सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसका उल्टा वाला फॉर्म क्या होगा, उसका उल्टा वाला फॉर्म ये होगा कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो होगा दैट इज इक्वल टू 1/1000 लीटर होगा, ओके, 1/1000 लीटर होगा।
तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसका उल्टा क्या होगा कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो मतलब अगर सेंटीमीटर क्यूब को, ध्यान से सुनना, अगर सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में अगर कभी कन्वर्ट करना है ना, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको यहाँ पे इसको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। इसको जब हम 1000 से डिवाइड कर देंगे ना, तो हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मिल जाएगा। तो यानी कि अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये हम इधर क्या करेंगे, ये हो गया हमारा, ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आंसर है। तो अभी हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2035 और अपॉन में क्या बचा, अपॉन में बचा 100। तो दैट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या होगा ना, डिवाइड में देखो 2 जीरो है, 2 जीरो है, तो मतलब यहाँ पे आंसर में क्या होगा, फाइनल आंसर में क्या होगा, 2 नंबर पीछे से 2 नंबर के पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ये तो डिवाइड करना आता ही होगा यार, बहुत इजी है। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 जीरो था ना, तो इसका आंसर क्या होगा, ऐसा होगा कि पीछे से 2 नंबर के पहले आपको पॉइंट लगाना है। तो यानी कि यहाँ पे आंसर होगा 20.35 लीटर इज द आंसर, इज द कैपेसिटी ऑफ द टब। तो ये कन्वर्जन यहाँ पे लिख के रख लेना। मैं तुम लोग को सिंपल से बताती हूँ, देखो ये काम आएगा। अगर कभी भी सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो जो भी सेंटीमीटर क्यूब वाला आंसर आया है ना, उसको डिवाइड बाय 1000 कर लेना। डिवाइड बाय 1000 करना, मल्टीप्लाई मत करना प्लीज, डिवाइड बाय 1000 करना, तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला तो आपको पता ही होगा, ये वाली ट्रिक तो मैंने ऑलरेडी 10 बार बताई है यार। जैसे कि मान लो ऐसा कुछ है, 35/10 है, तो कैसे लिखोगे इसको, इसका आंसर हो जाएगा 3.5, है ना, क्योंकि एक ही जीरो है तो पीछे से एक डिजिट के पहले पॉइंट लग जाता है। वैसे अगर मान लो कि 325 डिवाइड बाय 100 है, तो क्या होगा, अभी क्या होगा, 2 जीरो है ना, तो इसका मतलब 2 जीरो के पहले पॉइंट लगेगा, तो 3.25। तो वैसा इधर ही किया है, 2 जीरो था ना, इसलिए पीछे से 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दिया और आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कर दिया हमने सेकेंड वन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चन जरूर करेंगे, टेंशन मत लेना। मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।